नमस्कार दोस्तों। दूरदृष्टि आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अ, इस वीडियो में मैं यूके पीसीएस 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र हल करवाऊंगा और उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होंगी मैं दूंगा। और तो यूके पीसीएस जो अभी मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन की वजह से शायद मार्च तक एग्ज़ाम होना है, बट अभी से अगर हम तैयारी करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे उसमें। और बहुत ही फेयर सिलेक्शन होता है उसमें और सभी स्टेट को उसमें वरीयता दी जाती है। तो इवन यूपी के भी कई हैं जो कि उत्तराखंड में जाकर अच्छी पोस्ट पे सेलेक्टेड हुए हैं 2016 ही बैच में और 12 बैच में। तो और उत्तराखंड का जो है वो भी बहुत ही कम या फिर बहुत ही ओवरव्यू पूछा जाता है, एक तरह से बहुत ही इन डेप्थ नहीं पूछा जाता। अगर कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो हमें फिर से कट ऑफ केवल क्लियर करना है, ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और बाकी मेंस पे फोकस करना चाहिए। और मेंस की मेरी अलग स्ट्रेटजी होगी, बहुत ही प्रिसाइज वे में हर काम को करना है ताकि हम मैक्सिमम कवर कर सकें। जो 20-25 क्वेश्चन यानी कि आउट ऑफ 150 में से 25 क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड आते हैं, 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें उतना ही देना है और हम बहुत अगर मेहनत करते हैं, अगर हम तो एक दो क्वेश्चन का केवल डिफरेंस आता है, तो हमें इतने डेप्थ में नहीं जाना है। और बिना टाइम गवाए हुए हमें क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो निवेदन है कि शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को दूरदृष्टि आईएएस, और अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो और बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर सकूं। मीन्स मैं जो है रीडिंग नहीं लर्निंग को प्रमोट करता हूँ और स्मार्ट स्टडी या फिर टू द पॉइंट, कई बार तो हैंड रेटेड नोट्स भी मैं अपने आप को शेयर कर देता हूँ, जिससे कि हम सिलेक्शन बहुत आसानी तरीके से आसान हो जाए। सिलेक्शन इस रणनीति पे मैं कार्य करता हूँ। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल में, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर है वो लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी को भी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे। और ये 1848 के लगभग जो है वो गवर्नर जनरल बन के भारत में आए थे। इसको ये भी याद रखना आप इसको। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 1857 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। बी आंसर है। और ये लगभग 1856 से लेके 1862 के बीच में रहे। और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, ये भी याद रखना आपको। गवर्नर जनरल जो थे ये लास्ट थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे। और पहले वायसराय भी थे। दोनों बातें हो गई इसमें। दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो कब हुई थी? तो वो स्थापना हुई थी 1928 में। डी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी स्थापना। इससे पहले 1924 में भी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी।
1924 में, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। जहाँ इंपॉर्टेंट लग रहा है वहाँ मैं डिटेल दे रहा हूँ, अदरवाइज़ केवल क्वेश्चन जल्दी जल्दी से पढ़ देना ही मकसद नहीं है, मैक्सिमम आपको देना है मकसद। तो आप धैर्य बनाकर इसको देखते रहिए और कई बार वीडियो को देखिए, ताकि इससे लास्ट ईयर का तो है वो तो पता चल ही जाता है, और आगे की रणनीति की भी दिशा और दशा जो है वो सुनिश्चित की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो काकोरी कांड से जो संबंधित नहीं थे वो थे सूरसेन। सूरसेन सूरसेन जो है राइफ जो है वो नहीं थे, बाकी तीनों जो हैं वो काकोरी कांड से संबंधित थे। और इसमें आपको ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे राजेंद्र लहड़ी थे या राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनको फांसी कहाँ कहाँ मिली है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी मिली है या गोंडा में राजेंद्र लहड़ी को फांसी दी गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो साथ के साथ आप उसको भी देखते रहिए। हमारा क्वेश्चन करने का मकसद केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बल्कि आसपास की चीज़ों पर भी नज़र रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो यक्ष, नाग और किन्नर ये प्राचीन प्रजाति हैं। प्राचीन उत्तराखंड की प्राचीन जो जातियां हैं उनमें ये हैं, बट खासी जो है वो जनजाति है, और वो और यही इसका आंसर है, सी आंसर है। खासी जनजाति भारत के जो है मेघालय, असम में भी पाई जाती है। मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। ये खासी जैंतिया के पहाड़ी में ज़्यादातर रहती हैं, और मात्र सत्तात्मक, ये भी याद रखना कि ये जो है मात्र सत्तात्मक जो होती है ये जनजातियाँ होती हैं। तो और इनका जो विस्तार है उत्तराखंड में नहीं है, मेघालय में गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1904 में हुआ था। 1804 में, बी इज़ द राइट आंसर। और ये इसके बारे में और भी डिटेल आप याद रखना कि ये जो हुआ था ये प्रद्युम्न शाह के बीच में हुआ था, और गोरखा रेजिमेंट के बीच में हुआ था, यानी गोरखाओं के बीच में हुआ था। एक तरह से आप याद, गोरखा वेस्ट प्रद्युम्न शाह के बीच में हुआ था, जिसमें कि और खुड़बुड़ा जो स्थान है वो जो है वो देहरादून में है। तो इसको देहरादून का युद्ध भी एक तरह से बोला जा सकता है, देहरादून के खुड़बुड़ा में हुआ था, जिसमें जो प्रद्युम्न शाह थे, ये ऊपर वाले प्रद्युम्न शाह, ये शहीद हो गए थे। तो इतनी सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1946 में पर्वतीय क्षेत्र में एक अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी। तो ये की थी बद्रीनाथ दत्त पांडे ने की थी। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र को अलग प्रशासन बनाने की मांग की थी। कई बार साल ईयर भी पूछ लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है कि सिंगोला की संधि कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8, सिंगोला की संधि अभी जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध, तो उसकी समाप्ति की घोषणा के लिए किया गया था। तो ये है 1815 में हुई थी। इसमें याद रखना कि आंग्ल और नेपाल जो युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था, 1814 से लेके 16 में हुआ था ये आंग्ल नेपाल युद्ध। इसी की समाप्ति जो हुई थी वो सिंगोला की संधि के द्वारा की गई थी, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, और ये सब लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। आपको ये भी याद रखनी है बातें, जिनका कार्यकाल 1813 से लेके 23 तक के बीच में था। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो गौरा देवी, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, गौरा देवी के काल में हुआ था।
इसमें 1974 तो आपको याद रखना ही है कि इसमें जो वन विभाग था जोशीमठ के रैणी गांव, जोशीमठ के रैणी गांव, ये भी इसमें दे रखा। कई बार ये क्वेश्चन भी यही बात पूछ ली जाएगी। तो गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों जो महिलाएं थी पेड़ों से आके चिपक गई थी और वन कटाई का विरोध किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्लाइमेट यानी जलवायु जो विषय है जो हम पढ़ते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, केवल उत्तराखंड नहीं जबकि भारत या फिर हर पीसीएस या यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। परमार वंश के संस्थापक कौन थे, 10th क्वेश्चन है। तो 10वीं शताब्दी में जो है वो परमार वंश की जो ईस्वी में 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र और कृष्णराज नामक व्यक्ति ने इनकी स्थापना की थी। परमार वंश की उपेंद्र और कृष्ण राज इन्होंने की थी। अब ऑप्शन देख लेते हैं तो कहीं पर नहीं है। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि आयोग के हिसाब से हम अगर आंसर मानेंगे तो आयोग के अनुसार कनकपाल यानी कि बी आंसर है। अदरवाइज बुक्स में आप देखोगे तो ये आंसर मिल जाएगा आपको, उपेंद्र और कृष्णराज। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। तो प्राचीन वलित पर्वत जो नहीं है, तो पहले तो हमें है भी पता होना चाहिए कई बार। तो इसका वैसे तो आंसर इसका हो जाएगा सी, एंडीज़। ये प्राचीन नहीं है, नया है एंडीज़। वैसे आप याद रखो, एंडीज़ जो हो गया, रॉकीज़ हो गया, और उसके बाद हमारा जो हिमालय हो गया, हिमालय, ये जितने भी हैं, आल्प्स हो गया, ये जितने भी हैं ये नवीन पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो एंडीज नवीन पर्वत है ना कि प्राचीन। बाकी यूराल, अरावली, आपलेशियन, सारे के सारे, आपलेशियन जो है वो अमेरिका में है। यूराल पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया या रूस को, एशिया या रूस को की बाउंड्री बनाता है। ठीक है, अरावली जो है वो उत्तर पश्चिम इंडिया में है। तो ये बातें आपको सारी पता हैं, और नहीं पता है तो पता होनी चाहिए। तो 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है। तो मूल स्थल रूप है जलवायु शंकु। मीन्स मूल स्थल रूप का मतलब ये हो जाता है, ये देखिए ये क्वेश्चन है 12th, जलवायु शंकु। मीन्स जलवायु जो शंकु है ये अपने इसी फॉर्म में रहता है, जबकि आगे के क्वेश्चन मोनोडोनॉक हो गया या अवशिष्ट पर्वत हो गया या अपर्दनात्मक जल प्रपात हो गया, ये इनमें अपर्दन निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, इसके कारण इनका स्वरूप चेंज हो जाता है। जैसे मोनोडोनॉक छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं जो कि मैदान में जब में पाई जाती हैं, या अवशिष्ट पर्वत जो है वो भी अपर्दन के, वायु अपर्दन, हिमानी अपर्दन, इनके कारण जो अवशिष्ट यानी बचे हुए पर्वत होते हैं उनको कहते हैं। और अपर्दनात्मक जल प्रपात का मतलब ये हो गया कि जल प्रपात जिसमें जो है वो गिरते हैं तो वो अपर्दन कर देते हैं, तो उसके बाद की जो स्थलाकृति है या टोपोग्राफी है वो कैसी होती है। तो ये सारे जो हैं सेकेंडरी और टर्सरी जो के उदाहरण हैं, जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनके उदाहरण हैं। पर जलवायु शंकु जो है प्राइमरी या फिर मूल रूप में पाया जाता है, इसका कहने का मतलब ये है। 13 क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन जो होता है वो किससे होता है पूछा गया है। तो जाहिर सी बात लहरों या समुद्रों से होता है। तो 13 में जो है वो ए आंसर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी पाई जाती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल पाई जाती है। डी इज़ द राइट आंसर। वैसे भी आप याद रखो, MST याद रखो, MST, क्योंकि इंग्लिश में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मीसोस्फेयर मध्य मंडल, और आइनोस्फेयर आयन मंडल, और एक्सोस्फेयर मीन्स बहिर्मंडल। तो EIMST याद रखो। हालांकि कन्फ्यूज़न MST में ज़्यादा होता है, आइनो और एक्सोस्फेयर में नहीं। एक्सो मतलब बहिर्मंडल होता है। तो इस तरह से क्षोभ मंडल डी, या फिर ट्रोपोस्फेयर ST सबसे लास्ट में, तो इज द राइट आंसर। तो क्षोभ मंडल हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है। तो 40,000 के लगभग है
बी इज़ द राइट आंसर। कई बार इसकी स्पीड भी पूछ ली जाती है, तो जो स्पीड है वो 24 घंटे, ये जो टोटल परिधि है इसको 24 आवर्स से अगर हम डिवाइड कर देंगे, ये जो परिधि 40 है इसको 24 आवर्स से, तो हमें स्पीड पता चल जाएगी कि 24 घंटे में कितनी तेज़ी से जा रही है। तो 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है। अगर मिनट में निकाल लेंगे तो 27.8 किलोमीटर पर मिनट ऐसे आ जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कैनरी जलधारा, वैसे तो हमें जलधारा का पूरा करना पड़ेगा, पर कैनरी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर ठंडी जलधारा है, अफ्रीका महाद्वीप में, तो यहाँ पर बहती है, और ये जो है ये अटलांटिक महासागर में रहती है। अब ये क्वेश्चन प्रशांत महासागर की है, तो जाहिर सी बात है कि हम्बोल्ट हो गया, हम्बोल्ट, या फिर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है यूएसए के तट पर बहती है, क्यूरोसिरो जापान के तट पर बहती है, और हम्बोल्ट जो है वो पेरू के तट पे एल नीनो नालिनो की घटना इसी से होती है, तो इससे रिलेटेड है। तो इस तरह से आंसर जो हो गया वो कैनरी हो गया। सो 16 का कैनरी। 17 का है साफ्टा, यानी कि साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का गठन कब हुआ है? तो इसका गठन 1993 में हुआ था, ये आप याद रखना। फुल फॉर्म भी आप याद रखना है आपको। हालांकि ये जो इसका अस्तित्व है, जैसे कि एक साफ्टा है, तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा है, तो इसकी तैयारी तो हो गई थी 1993 में। सार्क देशों ने इसको करने के लिए इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, पर अस्तित्व में जो आया है ये आया है 2006 से। ये बात आपको याद रखनी, 1 जनवरी 2006 से आया है, तो अस्तित्व में। अब 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? समय की जो प्राकृतिक इकाई है, कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो अब इसमें आप देखोगे तो चंद्रमास भी हो जाएगा, दिवस भी हो जाएगा, दिन, उष्णकटिबंधीय वर्षा ये भी हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण कृत्रिम रूप से किया गया है, तो ये प्राकृतिक इकाई नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम तो हमने बनाया हुआ, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से 18 क्वेश्चन हुए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बादल परिणाम है, तो बादल संघनन के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा बनते हैं। लेटेंट हीट जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है और संघनन हो जाते हैं, सैचुरेशन हो जाता है, ये सारा उसका प्रोसेस है। और ऊपर उठने की भी तो है, एडियाबैटिक लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट हो जाता है। और इसमें भी दो पाए जाते हैं, एक ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट पाया जाता है और एक वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट पाया जाता है, इस हिसाब से है। और नॉर्मल एडियाबैटिक रेट के रेफरेंस पे हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही साइंटिफिक है। मैं जब ज्योग्राफी आपको बताऊंगा तो बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल करूंगा। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है या गलत है? तो इसमें यह है कि एक देवरिया ताल बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखेंगे तो इसमें देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, हमें ये मैच नहीं है, बाकी सारे मैच हैं। मीन जो मैच है उनको भी देख लेना। हमें डोडी ताल जो है उत्तरकाशी में है, और बेगी ताल जो है चमोली में है, और वासुकी ताल जो है वो रुद्रप्रयाग में। अब वासुकी और रुद्र अवतार इस तरह से आप याद कर सकते हो, या बेनी ताल जो है चमोली में। देवरिया ताल जो है वो रुद्रप्रयाग टिहरी के में नहीं है, जबकि रुद्रप्रयाग में है। इसको आपको याद रखना है कि रुद्रप्रयाग जिले में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल ज़िले में है ग्लेशियर। ग्लेशियर के ऊपर भी मैंने मीन शॉर्ट ट्रिक मैंने दी हुई है, और आप उन शॉर्ट ट्रिक को या मेरे हैंड रिटन नोट्स को कैसे मैप पढ़ेंगे उन सबको बीच बीच में आप देख सकते हो, जिससे कि
बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हो उत्तराखंड कम समय में। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धौली सहायक नदी है। ये खतलिंग जो ग्लेशियर था इसके बारे में ये है कि ये टिहरी में है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो ये काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी। और काली नदी है लीपू लेक दर्रे के पास काला पानी से निकलती है, आप ये भी याद रखना। और इसकी सहायक नदी काली नदी की और भी हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। गोरी है, सरजू है, लोहावती है, लघिया है और कुथु जंगती है। इस तरह से याद रखना, यानी कुथु जंगती। ये सारी काली नदी की सहायक नदी हैं और ये लीपू लेक दर्रे के पास से निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है इसको सम्मिलित किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर में। हालांकि ये करंट का भी है, बट फिर भी दैट पोर्शन में भी ये पूछा जा सकता है अगेन। 24th क्वेश्चन है, कसिया सौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसी में श्रीनगर रुद्रप्रयाग राजमार्ग पर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो राजमार्ग है ये अलकनंदा नदी के किनारे है। और 25th क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन में आपको वन्यजीव विहार दे रखे हैं और आपको पश्चिम से पूर्व की ओर आपको सही क्रम में बताना है। तो मैंने इसके लिए भी ट्रिक बना रखी है और विद मैप और ट्रिक। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आप एक बार देखोगे आपको दोबारा इनको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मोटो है क्वेश्चन पेपर पूरा करवाना, तो इस वजह से सी इज़ द राइट आंसर। केदारनाथ, नंदा, विशनसर और अस्कोट। तो सबसे पश्चिम में जो है वो केदारनाथ है। अब पूरब की तरफ चलेंगे, केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर और अस्कोट। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑडियो भी सुनोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आपका रिवीजन होता रहे, इस वजह से मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 26th क्वेश्चन है कि सूची मिलाना है। दोआब दे रखे हैं और नदियाँ दे रखी हैं, तो दोआब और नदियों को मैच कराना है। अधिकतर जो नदियों के नाम हैं उनके पहले अक्षर को अगर मिला देते हैं तो हमें दोआब मिल जाता है। जैसे कि जो बिस्ट दोआब है वो ब्यास और सतलुज, ब्यास का बा ले लिया गया है और सतलुज जो है उसका सा ले लिया गया, यानी बिस्ट। इस तरह से तो बिस्ट जो है वो थर्ड ऑप्शन से मैच कर दिया गया। इसी तरीके से बारी जो है, बारी का ब्यास का बा और रा से रावी, तो जो सेकंड यानी कि लिया गया है। इसी तरह रचना जो है वो चिनाब और रावी, रचना जो है वो चिनाब और रावी से मैच करा दी गई है। रचना जो है चिनाब और रावी से, ए से। बिस्ट जो बताया था, बिस्ट है ब्यास और सतलुज से, तो ब्यास और सतलुज से। बारी जो है रावी और ब्यास से, रावी और ब्यास से सभी के देखिए, यह ब्यास का भी बारी। उसका चास, अब चास जो है चिनाब और झेलम से, चास। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 27 है। 27 का है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से जैव विविधता को एक संवेदनशील स्थल माना गया है? तो जैव विविधता में पश्चिमी घाट है। अब देखिए, अगर भारत का आप मैप बनाओगे तो इसमें इस तरह से, तो इसमें पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय एक, पश्चिमी घाट दो, और उसके बाद है सुंडालैंड,
ये वाला एरिया जो है जिसको कहते हैं इस तरह से सुंडालैंड जो है, और इंडो वर्मा। सुंडालैंड ये है, ये थर्ड है सुंडालैंड, और ये इंडो वर्मा ये चौथा। ये चारों जो हैं इको सेंसिटिव हॉट स्पॉट हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया केवल एक ही पार्ट है। तो ये चारों आपको याद रखना है। पहला फिर से बता दूं, पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा सुंडालैंड, और चौथा जो है वो इंडो वर्मा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है 27th क्वेश्चन का आंसर हो जाता है पश्चिमी घाट, बाकी नहीं है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत में प्रयुक्त वर्ण है? तो CWJ ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास है। उत्तरी बंगाल सहित ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास उत्तरी भारत का है। उत्तर पूर्वी भारत में भी प्रयुक्त होता है, और इवन उत्तर प्रदेश का भी यही है। अब पूरे फिर से मैं अगर इंडिया का मैप बनाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा AM, ये BW यहाँ पे हो जाएगा, ये CWG हो जाएगा। ठीक है, ये DF करके हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के आसपास। यहाँ पर AS हो जाता है जिसमें सर्दियों में मानसूनी वर्षा होती है, और ये AM हो जाता है मानसूनी करके केरल के आसपास। हम कोपेन और थॉर्नथवेट का जब जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। नाउ 29th क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो गया 28 का, ये हो गया D आंसर हो गया। नाउ 29th क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग है, और ये उद्गम क्षेत्र दे रखा है और नदियाँ दे रखी हैं, तो इस हिसाब से हमें मैच करना है। तो ब्रह्मगिरी जो है वो कावेरी, वैरीनाग सोता जो है वो झेलम, महाबली जो है वो कृष्ण ही हो सकते हैं, तो महाबली ये है। छोटा नागपुर का पठार स्वर्णरेखा, नागपुर के पठार पे ही सोना पाया जाएगा, और ब्रह्मा जो है वो कावेरी से रिलेटेड। तो इस तरह से ये टोटली मैच, और 20 द राइट आंसर 1 2 3 4। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। वैसे हमको याद रखने का ट्रिक है, गोदावरी सबसे लंबी है और ताप्ती सबसे छोटी है, ये आपको याद रखना। बीच में नमक कर देना है, नमक। नर्मदा, महानदी, कावेरी, अगर ये आपको याद है तो ये प्रायद्वीपीय नदियों का सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें ये जो 31 है इसमें प्रतिशत पूछा गया है, तो प्रतिशत मीन्स P से प्रतिशत, P से पंजाब। अदरवाइज अगर केवल एरिया पूछा जाता तो उसका उत्तर प्रदेश आंसर हो जाता। 32 है भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है क्या? इनसेट है। डी इज द राइट आंसर। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिक का भारत का शोध संस्था है, तो बी इज द राइट आंसर। असल में दक्षिणी गंगोत्री 3 है भारत के शोध केंद्र। दक्षिणी गंगोत्री जिसको कि जो कि अब वर्किंग नहीं है, UPPCS में पूछा गया था कि दक्षिणी गंगोत्री, भारती और मैत्री तीनों में से जो कौन सा वर्ग जो है कौन कौन से भी कार्यरत हैं। तो अभी आप अब पूछा, अगला भी पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट भी आपको करना चाहिए कि किस वर्ष में कौन कौन से, क्रोनोलॉजी भी बता सकते हैं। दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा कौन सा हो गया मैत्री, और तीसरा जो हो गया है वो हो गया है भारती। तो जो दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री जो है दफन हो चुका है बर्फ में। इस तरह से आप रखो, दा से दक्षिण गंगोत्री, दा से दफन। और बना कब था दक्षिण गंगोत्री? 1983-84 में बना था, तो इसको याद रखो। मैत्री जो है 1988 में बना था, 88-89 में, इसको याद रखो। और भारती जो है 1912-13 में बना था, तो इसको भी आप याद रखिए। तो इस तरह से राइट आंसर इज बी। 33 का बी है
सॉरी 33 जो क्वेश्चन है उसका बी है। बी। अब 34 का तमिलनाडु के समुद्री तट क्या कहलाता है? तो समुद्री तट जो है तमिलनाडु का वो कहलाता है कोरोमंडल। आप देखिए अगर भारत का तट देखेंगे इस तरह से तो ये हो गया, सॉरी फिर से बना लेते हैं जी, ऐसे कुछ ऐसे भारत का जो तट बनेगा ऐसे करके, इसमें ये जो है ये काठियावाड़ है, फिर ये है कोंकण है, कोंकण का तट है, ये क्या है मालाबार केरल के पास, ये क्या है कोरोमंडल है। उसके बाद ये उत्तरी सरकार इस तरह के, और फिर ओके। तो आपको ये पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु में कोरोमंडल है, तो 34 का जो हो गया है वो आंसर हो गया है डी। 35 का है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो हरियाणा पंजाब राजस्थान, बहुत ही कॉमन है, हरियाणा पंजाब राजस्थान, सी इज द राइट आंसर। तो 36 का भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा? तो 164 में ये प्रावधान है, 164 का 1, इसमें ये प्रावधान दे रखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। उत्तराखंड के लोक सभा के कितने सदस्य निर्वाचित हुए? तो आप मेरा शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो देखिएगा, एक ही पेज में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कितने सदस्य हैं, SC ST कितने हैं, सबसे ज़्यादा क्या है, कम क्या है, बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज में आपको दे दिया गया है। यहाँ पर मैं केवल आंसर बताऊँगा, और आंसर है 5। 38 जो है उत्तराखंड के विभाजन में विधानसभा में मनोनीत सदस्य, तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो हैं 1। इसी में मैंने बताया है कि आपको याद रखना आर्टिकल भी 330, 331, 332 एंड 333, जिसमें कि जो 330 है वो है लोकसभा से रिलेटेड 30 और 31, और जबकि ये विधानसभा से रिलेटेड है, ये SC ST से रिलेटेड है, और ये जो है एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है 331, लेकिन ये लोकसभा की बात की गई है, लोकसभा। इसी तरीके से विधानसभा में जो है ये SC ST से रिलेटेड है, और 333 जो है एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है, और यही मनोनीत किया जाता है। 333 और 331 ये दोनों अभी समाप्त कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में मनोनीत अभी कितने हैं? तो वैसे तो अब तो नहीं मनोनीत सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये रखा जाएगा कि ए इज़ द राइट आंसर। तो विधानसभा में टोटल 71 सदस्य होते हैं, जिसमें मनोनीत जो है वो 1 सदस्य था, जिसकी व्यवस्था समाप्त होने से अब विधानसभा के सदस्य जो है, तो अभी तो पहले तो हम याद रखें पुराने के हिसाब से भी तो ये 1 थी, लेकिन इसलिए 71 टोटल थी, लेकिन अब ये नहीं रह गई है, अब 70 टोटल हो चुके हैं, मनोनीत सदस्य की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है, यानी आर्टिकल 333 समाप्त किया जा चुका है। तो नाउ 39 क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है? तो ये तो हर एक का सपना है, जो भी इस फील्ड में है, प्रिपरेशन कर रहा है, मसूरी में। 40 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये प्रथम अध्यक्ष और ये सारी चीज़ें भी मैं करवा चुका हूँ। NP ननावी थे, 2001 से में थे ये, तो NP ननावी ए इज़ द राइट आंसर, ये 2001 में थे, ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में क्यों महिला राज्यपाल कौन सी थी? उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो थी मार्गरेट अल्वा, प्रथम महिला राज्यपाल थी ये, सी इज़ द राइट आंसर, और ये फर्स्ट महिला राज्यपाल थी और 2009 में थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो 41 हो गया, नाउ 42 जो है इसमें भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रणीत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? तो सभी को, अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो
ये ऑप्शन है, तो वो विवादों को निपटा के एकता लाना है। इस तरह वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद भी एकता के लिए हैं। इवन एकल न्यायिक और अखिल भारतीय सेवाएं, जो आईएएस और ये कैडर आईएफएस और आईपीएस हैं, तीनों ही होते हैं अखिल भारतीय सेवा में, ये भी एक करने के लिए बनाया गया। तो डी इज़ द राइट आंसर। 43 है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से जम्मू कश्मीर को राज्य को एक विशेष दर्जा किसके दिया गया? तो ये तो बहुत ही फेमस है, 370 है और उस समय करंट की न्यूज़ में भी था। 44 है, ये करंट की न्यूज़ का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ओबीसी यानी कि में आरक्षण का प्रावधान किस में है? तो 15 का 4 और 16 का 4 जो है आरक्षण की बात की गई। सी इज़ द राइट आंसर। और ये संविधान संशोधन याद रखना 103वां था, और ये भी अभी यूपी पीसीएस जो है 2021 में ये पूछा गया है। तो अदल बदल के भी क्वेश्चन आते रहते हैं विभिन्न स्टेट्स के, तो आपको सबको सॉल्व करना है और साथ में ध्यान देते रहना है। 45 का है, भारतीय गणतंत्र में संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो ये है 45 का, तो ये है 21 यानी बी इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 21। और 46 है, संविधान के अनुच्छेद में से पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जो किया गया था किन अनुच्छेद के? तो 338 का खा जब भी जोड़े गए हैं गा, ये संविधान में थे नहीं, मूल संविधान में इनकी पहचान है, बाद में जोड़े गए हैं। और 1989 में SC/ST आयोग अलग किया गया, बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्र की मांग का संबंध मुख्यतः है? तो ये है सुरक्षा परिषद से। सुरक्षा परिषद, सी इज द राइट आंसर। तो ये सुरक्षा परिषद से है। 48 है, भारत में सार्क सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1986 में। 85 में बना था, 86 में आयोजित किया गया था। काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है, आप ये भी याद रखना। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये क्योटो में किया गया था, और क्योटो जो है वो जापान में है, आपको ये भी याद रखना है। और इसको रियो +5 भी बोला जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, वो ये है कि बना तो ये 1997 में था, सभी को पता है, पर ये लागू कब से हुआ है ये बहुत कम लोगों को पता है। 16 फ़रवरी 2005, यानी 2005 में ये लागू हुआ, बनने के कम से कम 17-18 सालों बाद लागू हुआ। तो लागू होने की डेट कभी पूछ लेंगे तो सब घूम जाएंगे, आप ये ध्यान रखिएगा लागू कब हुआ। 50 क्वेश्चन है, भारत के परमाणु सिद्धांत सम्मिलित है? तो ये है पहल न करना, सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए 50 के क्वेश्चन में कि पहल भी नहीं करेगा भारत कभी, एक तरफा प्रतिबंध के खिलाफ है, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण है, तो सभी एक सभी। 50 है, 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था या बनाया था? तो जिमो नील, ए ऑप्शन है, जिमो नील ने बनाया हुआ था ब्रिक्स को। और 2009 में जो है, इसमें जो है 2009 में येकेटेरिन वर्ग जो रूस में हुआ था, उसमें जो है साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था, इस बात को भी याद रखना। तो ब्रिक जो है BRIC, ब्रिक जो है वो कन्वर्ट हो गया था BRICS में। कब? 2009 में बात की गई थी कि समूह प्रथम सम्मेलन जो 2009 में हुआ था, लेकिन जो शामिल हुआ था तीसरे ब्रिक्स में शामिल हुआ था वो है 2011 में शामिल हो गया था S, यानी कि साउथ अफ्रीका। 9 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। नाउ 52 है, किसके शासनकाल में भारत ने उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया था? तो PV नरसिम्हा राव, और उस समय जो वित्त मंत्री थे
पीवी नरसिम्हा। वित्त मंत्री थे, वो थे हमारे मनमोहन सिंह। तो एलपीजी जिसको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, तो उस समय ये शुरू किए गए थे एलपीजी, पीवी नरसिम्हा राव के समय में। वर्ष 2016 2016 निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय दल की मान्यता किसको दी गई है? तो राष्ट्रीय दल की जो मान्यता, ये करंट का क्वेश्चन था, तो टीएमसी, तृणमूल, भारतीय तृणमूल कांग्रेस, 2016 में इसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है। सी इज द राइट आंसर, टीएमसी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो रजनी कोठारी ने किया हुआ है। बी इज द राइट आंसर। 55 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग है, नो डाउट। 56 है। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी जिसने, वो थी अशोक मेहता, सर्वप्रथम 19 अशोक मेहता इसका आंसर होगा, 1977 में की थी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट दी थी सर्वप्रथम। उसके बाद बलवंत राय ने 3 स्तरीय दी थी। इस तरह से सीक्वेंस है, पहले बलवंत राय मेहता आई, फिर अशोक मेहता आई, फिर उसके बाद अशोक मेहता आई, फिर आई सिंघवी आई, समिति आई है, फिर इस तरह करके राव समिति आई है। तो ये चलता रहा है, इसका भी पूरा ट्रिक है। 57 है। पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में उल्लेखनीय है? तो एक तरह से ये पूछा गया किस सूची का विषय है ये, तो किस सूची का विषय है ये पूछा गया है। तो ये रहा क्वेश्चन 57, किस सूची का विषय है? तो ये है राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित 58, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन संबंधित नहीं है? तो जन स्वास्थ्य है, जन उपयोगी सेवाएं भी है, स्वच्छता का प्रबंधन भी है, स्थानीय लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर। 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जातियों के लिए सीट रिजर्वेशन, इसमें महिलाएं भी हैं और ये डी है आंसर, 243 का डी, इसमें महिलाएं भी हैं। 260, 260, सॉरी 60 क्वेश्चन है। सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी तो ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन, सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य, करंट का क्वेश्चन है, बजट के बारे में पूछा गया, तो आप इसको इस समय देख लो, क्योंकि इससे अनुमान लग जाएगा कि अगली बार भी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आवंटित राशि की गई थी वो की गई थी स्कूली शिक्षा के ऊपर, तो इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। तो मैं छोड़ इसलिए नहीं रहा हूँ इसको, क्योंकि आप इससे दिशा अपनी निर्धारित कर सकते हो करंट भी पढ़ने के लिए। तो करंट को इस तरह से हमें बजट में सबसे ज़्यादा आवंटन किस में हुआ, क्या हुआ, ये भी हमें देखना। बजट का भी मैं बहुत मुश्किल से 1, 1.5, 2 पेजेस का मैं आपको वीडियो शॉर्ट दूंगा। 62 है। उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, सबसे ऊंचाई पर भी है, भारत की, उत्तराखंड की नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, सबसे ऊंचाई पर, और इसकी स्थापन क्षमता जो है वो है 2000 मेगावाट। कभी भी कूट वाले ये क्वेश्चंस में ये आ जाते हैं तो आप देखिएगा। उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व जो मनाया जाता है वो पौधारोपण का, प्लांटेशन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालित होता है? तो ये संचालित होता है, देहरादून में है, देहरादून का जॉली ग्रांट, जॉली ग्रांट जो है देहरादून में है, ये भी आपको याद रखना है, तो सर्वाधिक संचालित होता है। 65 क्वेश्चन है कि 2015 में, अब करंट का है, निम्नलिखित में से किस तीर्थ स्थान में
सर्वाधिक संख्या में पर्यटन आए हुए थे? तो बद्रीनाथ में सर्वाधिक आए हुए थे, आप ये देख लीजिए। निम्नलिखित में देश में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा स्रोत है? तो विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा जो है वो है चाइना है, 67 का चाइना है। क्वेश्चन कई बार ये यूपी पीसीएस में जैसे पूछ लिया कि सरप्लस किसके साथ है, तो सरप्लस जो है वो जो है यूएसए के साथ है, सरप्लस इसको बोलते हैं, आधिक्य। और नेगेटिव चाइना के साथ हमारा जो है वो डेफिसिट है, यानी नेगेटिव इसको बोलते हैं, डेफिसिट है। मींस हमारे पास जो हम आयात ज़्यादा होता है और निर्यात जो है बहुत कम होता है, आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होते हैं। इसमें यूएसए में है हमारे पास जो है वो हम एक्सपोर्ट यूएसए को ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, यानी कि जो है वो निर्यात ज़्यादा होता है, आयात, इसी वजह से ये यूएसए में सरप्लस है, आधिक्य है। तो इसको भी आप याद रखना। 2019-20 में जो सबसे ज़्यादा, हालांकि लगातार चाइना ही रहा है, पर 2019-20 का याद रखना कि 2019-20 में यूएसए सबसे बड़ा, जब पाबंदी लगा दी गई थी चाइना पे तो सबसे बड़ा साझेदार हो गया था। इस बात को भी याद रखना है ईयर को, अदरवाइज हमेशा चाइना ही रहा है सबसे बड़ा साझेदार। 68 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत के किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो ये 1999 और 2000 में हुई थी, तो 99 और 2000 इसको याद रखना है। 69वां क्वेश्चन आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में न्यूनतम लिंग अनुपात था? तो ये था हरियाणा में, और जो हरियाणा में जो था वो था 878/79, ये लिंग अनुपात जो बहुत ही कम है। उसके बाद फिर है पंजाब का है, उसके बाद इसके बाद पंजाब का आ जाता है 895, 70 है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गणना की समस्याओं में से एक है, तो गणना की समस्याओं में से एक है डी, गैर मौद्रिक उपयोग। भारत के राष्ट्र कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो यह है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने की मात्रा कितनी है? तो ये है 14वां वित्त आयोग है। अभी 15वां जो आएगा उसमें 1% घटा दी गई, 14 में जो है वो है 42, जबकि अभी 15वां जो वित्त आयोग जिसके NC सिंह हैं जो अध्यक्ष हैं 15th, इसमें 41 कर दिया गया है प्रतिशत। तो ये भी आप याद रखिएगा, थोड़ा सा चेंज। अब ये हम अगर करंट नहीं पढ़ते तो हम ये कैसे जानते कि इस तरह के चेंजेस जो किया गया, क्योंकि इसलिए आपको छोड़ना कुछ नहीं है कि करंट है तो उसे देखना ही नहीं है, देखना है आपको हर जगह से अपने काम की चीज़ें निकालनी है। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक FDI इक्विटी प्रवाहित करता है? तो FDI सबसे ज़्यादा भारत में हमें सेवा क्षेत्र से मिलती है, तो सी इज़ द राइट आंसर। 74 निम्नलिखित में से वर्तमान में रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है वो उर्जित पटेल, अब उस समय थे, अब हैं शक्तिकांत दास हो चुके हैं, याद रखना आप, शक्तिकांत दास, कांत दास, तो ये हो चुके हैं। 75 जो है क्वेश्चन, हाफ हम पूरा कर चुके हैं पेपर। 75 जो है मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो 3 चीज़ों से बनता है, एक सी इज़ द राइट आंसर, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों को मिलाकर जो है ये होता है। 76 है कि भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम को सीमांत या मार्जिनल बोलते हैं, फार्मर, तो डी इज़ द राइट आंसर। 77 है, ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? अभी मैंने पहले बताया हुआ था 2010 में परिवर्तित हुआ। 2009 में ये डिसाइड किया गया था और 10 में जो है वो परिवर्तित हो गया।
तो ब्रिक जो है 2010 में BRICS में परिवर्तित हो गया। नाउ 78 क्वेश्चन है, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2014 में क्या स्थान था? तो ये डेड पोर्शन है, हम इसको छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज देख लेते हैं। उस समय जो था वो था 8वां, 78 का 8वां स्थान था, तो बी इज़ द राइट आंसर। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल रहता है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन पे भी होता है और कीमत नियंत्रण पे भी होता है। डी इज़ द राइट आंसर। नाउ 80 का वैश्वीकरण संबंधित सम्मिलित नहीं है कौन सा? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। इक्विटी का विनिवेश जो है ये वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है। विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं? तो 189 है, ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक स्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करवाता है? तो विश्व आर्थिक फोरम प्रकाशित करवाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी इज़ द राइट आंसर। 83 है, सार्क सदस्यों को प्रशिक्षण देने हैं तो भारतीय अनाज भंडार प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है हापुड़ में है, सी इज़ द राइट आंसर। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? तो 2002 में तो बना है, लेकिन प्रभावी जो हुआ है वो हुआ है 2005 में। तो आपको ये बात याद रखें, 1 जुलाई 2005 में प्रभावी हुआ। अब 85 क्वेश्चन है, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रिम्स मतलब हो जाता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। 86 है, जीन क्या है? तो जीन जो है डीएनए का भाग होता है, डीएनए पे छोटे छोटे। 87 है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो जिसमें प्रभावित होता है, तो रक्त होता है, थैलेसीमिया रक्त प्रभावित होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें रेड ब्लड सेल जो हो जाते हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं एक तरह से, और जिससे कि अनीमिया हो जाता है। 88 जो है उसमें है, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? नोरिनो टाकीगुची ने किया था, 1974 में किया था। 89 है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो यह ऋषिकेश में स्थित है, बी। 90 है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। तो इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। 91 है, निकिल कैडमियम बैटरी जो है का प्रयोग किस में होता है? तो सभी में होता है, मींस कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, स्टोरेज करने के लिए, और कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, तो सभी में, डी इज़ द राइट आंसर। 92 है, कौन सा नाभिकीय विखंडन से संबंधित है? साइंस के इजी क्वेश्चन है, तारों से ऊर्जा उत्पन्न करना, तो बी इज़ द राइट आंसर। संबंधित नहीं है, तो आप नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है, क्योंकि ये फ्यूज़न से होता है, संलयन से होता है, तारों से ऊर्जा उत्पन्न होना। 93 है, सेलुलोज और स्टार्च दोनों में होता है क्या? तो प्लस और माइनस ग्लूकोज होता है, ए इज़ द राइट आंसर। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग है, बाकी रेडियो जो हो गई, एक्स रेज हो गई, और ये प्रकाश, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो तरंग हो जाती हैं। तो ध्वनि तरंग, बाकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये तीनों, रेडियो, एक्स रेज, और ये ध्वनि जो है यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव्स हैं।
95 है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता जो है वो है घटती है हमेशा, विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं। तो गाढ़ापन उसका घटने लग जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में टकराकर परत को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं एक तरह से। नैनोमीटर जो है वो है 10⁻⁹ यानी ए। कई बार क्वेश्चन इसमें सेंटीमीटर में पूछ लिया था तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। आप ये भी बात याद रखिएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होके माइनस को कम कर देगा। तो ये भी 1 नैनोमीटर में होता है। तो यूनिट चेंज करके भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर कई बार। नेक्स्ट है 97। एक भू स्थिर उपग्रह की परिभाषा क्या है कि मीन्स टाइम कितना लेता है एक तरह से ये है। तो 24 आवर्स 24 घंटे लेता है। टेफ्लीन सामान्य नाम है। तो टेफ्लीन जो नाम है वो पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन का नाम है। पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन ऑप्शन में ए में दे रखा है, तो ए इज द राइट आंसर। 99। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु है। तो तांबे का जो मिश्र धातु है इसका मतलब एलॉय पूछा गया है तांबे का, तो जो है वो कांसा और नाइक्रोम। कांसा और नाइक्रोम। एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर विद्युत चालन होता है। तो विद्युत चालन जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। और जर्मेनियम और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक हैं, ये भी याद रखना है। रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है IUCN से संबंधित है 1964 में। अब दो बातें आपको रखनी। तो IUCN कहाँ दे रखा है, ऑप्शन में बी में दे रखा है IUCN। और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नाउ 102 क्वेश्चन है। उत्तराखंड में बांस बुरांश के पौधे हैं, किससे संबंधित। तो समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, सी इज द राइट आंसर। समशीतोष्ण वनों की। राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो आनुवांशिक विविधता का जो रख रखाव किया जाता है वो इन सीटू में होता है। इन सीटू में एक्स सीटू जो है वो अपने आप नेचुरल, एक आर्टिफिशियल हम लोग बनाते हैं, नेचुरल नहीं होता। जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गया तो वो एक्स सीटू के अंदर आता है। 104। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट उद्यान है, जिम कॉर्बेट बी। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये मत याद रख, ये मत भूल जाना। और इसको उस समय जब स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। 104 हो चुका है। 105 क्वेश्चन है। उत्तराखंड फसल का उदाहरण है एक तरह से। 105 समानांतर फसल का उदाहरण है। तो गेहूं और सरसों, ये क्रॉप रोटेशन है कि फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। तो गेहूं और सरसों जो है वो नाइट्रोजन का सोर्स है। तो इस तरह से 106 ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यूनिक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जावा, ओरेकल और SMS ऑफिस जो है ये जो है नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज है एक तरह से ये। और जो ये बेल लैबोरेटरी ने 1969 में, कुछ आगे भी पूछा जा सकता है, 1969 में बेल लैबोरेटरी ने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, अभी जो बताया ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स की स्थापना की थी, जो आंसर भी है इसका। तो इस तरह से आपको याद रखना है छोटी सी बात। निम्नलिखित में से कौन सा CPU और मुख्य स्मृति के बीच में अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है। तो कैश मेमोरी जिसको बोलते हैं, ये जब हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो कैश मेमोरी में थोड़े टाइम के लिए ये मेन मेमोरी ना होकर कैश में स्टोरेज हो जाती है, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ाने के काम में भी आती है, ये भी आपको याद रखना है। 108 है। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है, इज द राइट आंसर। प्रोटोकॉल सिंप्लेक्स जो होती लाइन होती है वो केवल वन डायरेक्शनल होती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट 109 है। 109 में प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट के एक ओर से दूसरे ओर भेजने को परिभाषित करता है। तो वो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल यूनिट, ये दोनों है भेजने के काम में यूज़ होता है।
तो इस तरह से याद रखें। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं है? तो हार्डवेयर एज अ सर्विस, ए इज़ द हार्डवेयर एज ए सर्विस अलग से उपलब्ध नहीं है, जबकि बाकी सारी लेयर जो होती हैं, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अलग से उपलब्ध हैं, जिन्हें कि सास पास लास के रूप में जाना जाता है। आप ये भी याद रखना। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 111 में देख लेते हैं। तो टिहरी विलय के संबंध में मैंने दे रखा है कोडिंग, आप जाके उस वीडियो को देखिए, एक बार में आपको याद हो जाएगा। सारे राज्यों का, सारे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे राज्य का 13 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें कब कब हुआ है, कहाँ से निकल के किस में बना है, मेरठ सहारनपुर से निकल के कौन बना है, पहले कौन सा बना है, सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। और आप में उसका 80% 70% भी याद है तो आपका हो जाएगा बहुत ही प्रिसाइज वे में। तो ए इज़ द राइट आंसर। 49 में हुआ, 1 अगस्त 1949 में टिहरी रियासत भारत सब में विलय हुआ। 112 है, महाभारत के कुड़िन नरेश किस नाम से जाने जाते थे? द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। महाभारत के अध्याय 51 के भाग 1 में है। अब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल ये है कि ये द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम जो है वो बाड़ाहाट है। बाड़ाहाट मतलब होता है बड़े बाजार से संबंधित है, बड़े बाजार से, तो इसको बाड़ाहाट बोलते हैं। व्यापारिक केंद्र था प्रमुख, और भारत और तिब्बत व्यापार बाजार यहीं से होता था। तो किंगली विंगली नीति माना, नीति आप जानते हो ये दर्रा है, इससे ही आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ दर्रे का भी मैंने शॉर्ट ट्रिक का वीडियो दिया, आप जाके एक बार देखिए, आप खुद उसको पसंद कर लोगे और याद भी हो जाएगा आपको एक बार में। तो ये दर्रे हैं, ए इज़ द राइट आंसर। 115 है, चिराग सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, करंट का था। मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मौड़ मेला जो है पाली, पछाऊ, जौनसारी और रवाई, बी इज़ द राइट आंसर में होता है। कुछ आप डेड पोर्शन है जिनको आप अगर रट लोगे तो मुझे लगता है कि वही फिर से रिपीट हो जाएंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके जाते हो तो, और ट्रिक्स और छोटे छोटे मेरे वीडियोस में बहुत, गाथा मैंने नहीं पढ़ा रखी है, अगर आप उसको देखोगे 1-2 बार आपको खुद याद हो जाएगा। और 25-30 में से आप अगर, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की कि 25-30 आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर 1-2 रह भी जाता तो उसके लिए आपको बड़ी बुक्स या बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट कर रहे होगे आपको टाइम अपना। मैं मैप के माध्यम से भी बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप एक बार जाइए और देखिए उसको, और बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट वे में आप उसको पढ़ सकते हो। 117 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्री देव सुमन ने, जिसको मैंने अपने हैंड रिटन में बताया हुआ कई बार। आप अगर यहाँ पर डिटेल दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तेज़ी से करते हैं। भारत में किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा चुकी रही है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित की गई थी, बी इज़ द राइट आंसर। रियो पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो ये जीता है गोला में। तो ये उस समय का 2016 का जो था, रियो ओलंपिक हुआ था रियो में, तो उसमें जीता था, करंट का है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमें ओलंपिक जो अभी हाल ही में हुए हैं, जो अभी, उसको भी हमें देखना है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। इसका मकसद ये है कि अब डेड पोर्शन है, इसको देखना ही नहीं, इन करंट है अब तो ये नहीं आना है। इनसे हमें पता चलेगा किस एरिया में, जैसे अभी कंप्यूटर से पूछे गए थे क्वेश्चन, करंट के किस एरिया से, बजट का क्या पूछा जा रहा है, तो इससे हमें हमें ये देखते हुए चलना है, हमें ये रटना नहीं है। हमसे इसे हम स्ट्रेटजी तय कर सकते हैं, एरिया डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 का है, नासा में अंतरिक्ष जो कैसिनी किस ग्रह से संबंधित है? तो वो शनि से संबंधित है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। नाउ 121 क्वेश्चन, 121 है, सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की थी? तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में, तो किस वर्ष में? 1993 में की थी कॉलेजियम की व्यवस्था, जिसको कि अभी कोशिश की गई थी कि इसको हटा दिया जाए। 1998 में विस्तार कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को से संरक्षित कर दिया था इसको। तो इस तरह से है। 122 है, किस देश में दुनिया का
सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल बिछाया गया है? तो ये है इसका आंसर चीन। और ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका में राष्ट्रीय मानकीय पदक 2015 सम्मानित किया गया है? तो उस समय अब्राहम वर्गीस थे, इसको आप छोड़ सकते हो। 124 है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त हुआ? तो सीआरपीएफ आंसर है इसका, सीआरपीएफ राइट आंसर। 25 है, कैलाश पर्वत लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल के 3 देशों के मध्य सहयोग जो हुआ है वो हुआ है भारत, चीन और नेपाल। तो भारत, चीन और नेपाल में हुआ है। 126 है, किस निजी क्षेत्र में के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो ये किया आईसीआईसीआई बैंक ने किया हुआ है। वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनी विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं? तो वो है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड जो है ये सी इज़ द राइट आंसर, मसाला बॉन्ड के माध्यम से जुटा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने में पहली विश्व की महिला कौन है? तो वह है राधिका मेनन थी। करंट का है ये। 120 है, 2017 में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि जो थे तो उस समय अबू धाबी के युवराज आए हुए थे। अब इससे ये भी है कि हमें इस एरिया को भी देखना है। बतुखम्ब किस राज्य का पर्व है? तो तेलंगाना का है बतुखम्ब। एस अगेन ऑड्स आत्मकथा है तो सानिया मिर्जा की थी उस समय, सानिया मिर्जा की। 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो प्राच्य भाषा उड़ीसा को प्राप्त हुआ है 2017 में, सॉरी 2014 में। तो इस तरह से है कि 2000 किस वर्ष भारतीय प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? तो 2018 में बताया गया था कि अध्यक्षता करने के लिए। तो क्वेश्चन में उस समय तो 18 था, बाद में शिफ्टिंग हो गई, अब अर्जेंटीना में हो गया, उसकी अध्यक्षता की गई थी। 2020 में सऊदी अरब ने की थी। आप इसको पूरा एक चार्ट देख सकते हो कि 2018 में जो थी वो अर्जेंटीना ने की है, 2020 में जो किया गया है वो सऊदी अरब ने किया, उसके बाद 2021 में जो है वो इटली ने 2022 में जो किया गया है करना है जिसको वो है इंडोनेशिया में, और 2023 में जो करना है वो इंडिया, III है एक तरह से। ये इंडोनेशिया है और ये अपना भारत है, इंडिया, इंडो, तो ये इंडिया है। और 24 का भी है कि 24 में जो है इसकी ब्राज़ील करेगा। तो एक तरह से आपको पूरा चार्ट पता होना चाहिए। 2024 में ब्राज़ील करेगा। 134 क्वेश्चन, 134 जो क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थे? तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित थे। तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिस्ट थे ये। 135 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त किया गया? तो CV रमन थे, बहुत ही फेमस हैं, इनको दोनों पुरस्कार मिले हैं। और लास्ट पेज है इसमें इस क्वेश्चन पेपर का। अगर आपको ये अच्छा लगा तो बताइएगा, मैं सारे प्री इवन मेंस के भी जो पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी करवा दूंगा। 136 का जो है वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन से देवता युद्ध के देवता माने जाते थे? तो इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था, इंद्र को। मगध का नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद थे। यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। बहुत ही इजी और फेमस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था?
तो नालंदा भी था, विक्रमशिला भी था, और तक्षशिला नहीं था। ये पूर्व मध्यकाल में नहीं था। तक्षशिला जो है वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में है, और ये गांधार इसकी राजधानी है तक्षशिला थी। और ये जो है ये प्राचीन काल में जो था, ये तक्षशिला एक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का प्राचीन काल में, जबकि ये भी था। तो आंसर जो है वो सी तक्षशिला हो जाएगा। ये प्राचीन काल में था, पूर्व मध्यकाल में नहीं। 140 है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने 16 पदार्थ तत्वों को अस्तित्व को स्वीकार किया था। तो न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ जो है वो गौतम कृत न्याय सूत्र है। तो सी इज़ द राइट आंसर 140 का। 140 का सी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलई दरवाजा में, और अलई दरवाजे का निर्माण जो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी इज़ द राइट आंसर, और अलई दरवाज़ा जो है इसका निर्माण किया था। 144 जो है 142, निम्नलिखित में से कौन से सूफी जो संत हैं महमूद इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन जो औलिया है, औलिया 141 का बता चुका हूँ मैं कि आंसर है इसका अलई दरवाज़ा। अब जो है 143 क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने भू राजस्व की उपज जो 50% बढ़ा दी थी, तो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ए और बी दोनों हो सकते हैं। मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों हो सकते हैं, बट आयोग ने जो है वो ए माना हुआ है, तो इसलिए हम ए को ही याद रखेंगे, और वो है शेख मोहम्मद बिन तुगलक। 143 का ये आंसर हो जाएगा। 144 का जो है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत को शान फतेहपुर कही जाती है? तो जामा मस्जिद को कहा जाता है। जामा मस्जिद को सी इज द राइट आंसर, जिसको कि अकबर ने बसाया था। अकबर ने बसाया था, आपको ये भी याद रखना है। और यूनेस्को की धरोहर 19 शान फतेहपुरी, क्योंकि फतेहपुर सिटी को ही सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है, विक्ट्री बोला जाता है। और 1986 में यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल कर दिया गया था। तो बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड हो गई। 145 है, तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। 145 का डी आंसर है, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। 146 है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरित किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह किया गया था। सी। 47 है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है दालमीडा के द्वारा की गई थी 1498 में। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वॉडिवॉस के युद्ध में पराजित हो गया। तो काउंट लाली पराजित हो गया है। आप इसके साथ आप जैसे और भी कई युद्ध हुए थे, ये तो जो फेमस हुए थे, जैसे अंबर का युद्ध। तो जैसे अंबर का युद्ध हुआ था, तो अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था, आपको ये याद रखना है। एक प्लासी का हुआ था, प्लासी का जो हुआ था 1757 में हुआ है। उसी तरीके से वॉन्डीवॉस का युद्ध जो हुआ है 1760 में हुआ है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है। और बक्सर का जो युद्ध हुआ है, तो मीर कासिम और अवध के सिजाउद्दौला और जो शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट थे, इन तीनों की सेना
के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों का जो था वो हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो सेनापति था। तो ये सारे युद्ध 49 का जो है ब्रिटिश संसद में किस अधिनियम द्वारा भारत में व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो सी है 1813। 1831 को समाप्त कर दिया। पूर्णतः समाप्त किया है 1833, क्योंकि उसमें चाय रह गई थी, चाय और चीनी इस तरह करके। 50 है, लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ए इज़ द राइट आंसर, सिंचाई का अग्रदूत। तो इस तरह से ये पेपर समाप्त हुआ 2016 का प्री। अब सी सैट के भी पेपर हैं, एक दो हैं, क्योंकि 2 बार से हुआ है केवल, और बाकी प्री के भी पेपर हैं 2002, 2004, 2002, 2004, उसके बाद फिर 2010, 12 और 16। अभी मैंने 16 का कराया है, 10, 4 और 2 का कराना है। और मेंस भी पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था 2010 में, 6 में, 4 में, 2 में। तो 4 मेंस के भी ऑब्जेक्टिव पेपर में कराने हैं, पर डिपेंड करेगा अगर आपका फीडबैक बहुत अच्छा आता है और मेरा मनोबल अगर बढ़ता है तो मैं वीडियो को जल्दी जल्दी और बहुत ही प्रिसाइज आपको करवा दूंगा, ताकि केवल इतना पढ़ने मात्र से ही आप पीसीएस की परीक्षा जो होने वाली है वो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। और अभी से तैयारी करो, क्योंकि एक 15 दिन 20 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीट बहुत ज़्यादा है तो, और पार्शलिटी बिल्कुल नहीं होती है। ऑप्शनल ना होने की वजह से स्केलिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे से आप इसको करके आप अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हो। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद।